नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं। वक्त है 4 के अलावा का, जिसमें हम दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर और उसका राउंड अप। शुरुआत 4 तस्वीरों, 4 बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जो कि आज की बड़ी खबरें हैं। कौन कौन सी, आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं। पहली खबर होगी जो आपके सामने रखेंगे। अयोध्या चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट कभी भी सौंपी जा सकती है सरकार को। चंपत राय और गोविंद देवगिरी की जवाबदेही भी होगी तय। दूसरी खबर, विवादों में रहने के आदि मौलाना जर्जिस के नए बयान से बवाल, भगवान श्री कृष्ण को 5 बार का नमाजी बता दिया है। तीसरी खबर, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का सपना, जौहर यूनिवर्सिटी हुई जमींदोज। और चौथी खबर, मैदान पर मेसी से मैजिक से दीवाने हुए फुटबॉल प्रेमी, इंग्लैंड सदमे में, अर्जेंटीना 7वें आसमान पर है। ये तो 4 बड़ी खबर है जो सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो भी बड़ी खबर होगी आज की, आप सभी तक पहुंचाएंगे। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहे, देखते रहें 4 कलाम। लेकिन शुरुआत आज की 4 तस्वीरों के जरिए करने जा रहे हैं, हमेशा की तरह, जो कि सुर्खियों में। लेकिन पता करते हैं कि ये जो 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो क्यों सुर्खियों में। देखिए ये तस्वीर गाजा में इजराइल नहीं रोक रहा मिलिट्री एक्शन। सेंट्रल गाजा में 3 इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दिया इजराइल ने। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। सुनिए धमाका। भीषण धमाका है सेंट्रल गाजा में। 3 एयर स्ट्राइक से दहल गया ये पूरा इलाका। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तस्वीर, यूक्रेन की राजधानी में रूस का बड़ा हमला, कीव। 2 लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाके में भारी तबाही सुनने को मिली है। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी है कीव और वहां पर यह तबाही, वहां पर रूस का अटैक। रूस और यूक्रेन के बीच भी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। उधर कनाडा के ओंटारियो में जंगल की आग की चपेट में आ गई एक मालगाड़ी। कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये देखिए तस्वीर, ये मालगाड़ी है। Hello, Jody. Can you hear us? ये पूरा जंगल ओंटारियो कनाडा का हिस्सा, सुलगते जंगल। This has got to move fucking quick here. और वहां ये कैमरे में कैद सब तस्वीरें हैं। बड़े पैमाने पर ये आग लगी है, उसको बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। और अब फीफा वर्ल्ड कप की खबर, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है अर्जेंटीना, मार ली है एंट्री। ब्यूनस आयर्स में सड़कों पर उतरे लाखों प्रशंसक, रात भर चला है जश्न। सुनिए। तो 4 तस्वीरें आपने देख ली। अब शुरुआत करते हैं 4 के नाम की पहली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। राम मंदिर दान गबन केस में एसआईटी की फाइनल जांच रिपोर्ट आज शासन को सौंपे जाने के आसार हैं और सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की लापरवाही और निगरानी में कमी की ओर इशारा किया गया है। नियमों में मनमाने बदलाव के लिए अनिल मिश्रा को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसओपी में बदलाव और नियमों को ढीला करना चोरी की सबसे बड़ी वजह है। भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी को भी चोरी का बड़ा कारण बताया गया है। ये सूत्र बता रहे हैं रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर दान गबन केस में आरोपी टिन्नू यादव ने ट्रस्ट महासचिव रहे चंपत राय से नजदीकी का पूरा फायदा उठाया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की विस्तृत जांच में सामने आया है कि टिन्नू यादव ट्रस्ट की आधिकारिक लिखापढ़ी का हिस्सा नहीं था, लेकिन प्रबंधन में चंपत राय के साथ हर काम देख रहा था। उसके पास मंदिर प्रबंधन की हर संवेदनशील जानकारी रहती थी, हर स्तर तक उसकी पहुंच थी। सूत्रों के मुताबिक दान पात्रों की चाबियां भी टिन्नू यादव के पास रहती थी, जिसके लिए महासचिव रहे चंपत राय को परोक्ष रूप से जिम्मेदार माना गया है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता ने दान की चोरी को और आसान बना दिया। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों की भर्ती ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सिफारिश पर हुई। उन्हें हाउसकीपिंग के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उनसे चढ़ावे की गिनती कराई गई। एसआईटी के मुताबिक दान प्रबंधन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय हुआ था, उसे कमजोर करने से चोरी की गुंजाइश बढ़ गई।
और इस बीच आपको बता दें, देखिए ये जो खबर है इसको लेकर पूरी तरह से तो हलचल है, जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इंतजार है कि जल्दी से फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाए। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं आपके सामने हम रख रहे हैं। राम मंदिर दान गबन पर एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। गोविंद देव कह रहे हैं कि चोरी के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट उनकी भी जवाबदेही कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का सबको बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार है और अगले 1-2 दिन में यूपी के गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सौंप दी जाएगी। एसआईटी की जांच में राम मंदिर दान प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की गहराई से जांच की गई है। वित्तीय प्रबंधन और जिम्मेदारी की जांच के दौरान एसआईटी ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भूमिका की भी जांच की। हालांकि गोविंद देव गिरी साफ कह चुके हैं कि उनका चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना नहीं है और वो बैंक में जमा हो चुके पैसे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। गोविंद देव के मुताबिक कुल चोरी करीब 3 करोड़ की हो सकती है और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, जिसने बिना जांच किए चढ़ावे की गिनती के लिए लोगों को नियुक्त किया। यही वजह है कि गोविंद देव गिरी अपने पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एसआईटी उनकी इस दलील से सहमत नहीं है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, आपको वो भी सवाल बता देते हैं। जैसे एसआईटी जांच में सामने आया कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेन देन के अहम काम में ढिलाई बरती गई। चढ़ावा चोरी मामले में 20 दिनों तक चुप्पी क्यों? खुद चढ़ावे की गिनती के लिए नहीं आते थे, पुणे में बैठकर कोषाध्यक्ष क्यों बने हुए थे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। अब विवादों से जुड़े रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक और विवादित बयान दिया है। इस बार जर्जिस अंसारी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को 5 बार का नमाजी बता रहे हैं। जी, भगवान श्री कृष्ण को। झारखंड में 23 जून को एक भाषण में जर्जिस अंसारी ये कहते हुए सुनाई पड़े। जर्जिस अंसारी के इस बयान पर साधु संतों ने सवाल उठाया है, रोष प्रकट किया है। हिंदू संगठन जर्जिस अंसारी के खिलाफ एफआईआर दायर करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर अब भारी बवाल। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। विवादों में रहने के आदी मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा श्री कृष्ण को मुसलमान बताने वाले इस बयान पर विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि जर्जिस अंसारी ने 23 जून को झारखंड में भाषण दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। साधु संतों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बहुत ही असत्य है और निंदनीय है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा किया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। सरकार को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म की स्थापना हुए 1450 वर्ष हुए हैं, जबकि भगवान कृष्ण को तो 5000 वर्ष से ऊपर हो गया है। इस मामले में हिंदू संगठन अब मौलाना जर्जिस के खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हिंदू संगठनों के नेता लखनऊ के हजरतगंज थाने भी पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले इस विवादित मौलाना का इतिहास काफी दागदार रहा है, उस पर भी करेंगे बात, लेकिन पहले आपको उसका पूरा बयान सुना दें जो उसने 23 जून को झारखंड में दिया था। सुनिए जरा। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े
भक्त बनते हैं राम के। अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 में जिस 10वें श्लोक का हवाला मौलाना जर्जिस अंसारी ने दिया है, उसका अर्थ आप जान लीजिए। इसका मतलब है कि योगी को लगातार साधना में लीन रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, अपने मन शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए, इच्छाओं और संग्रह की इच्छाओं से मुक्त रहना चाहिए। इसमें कहीं भी वो बात नहीं है जैसा मौलाना जर्जिस अंसारी दावा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी का विवादों से बहुत गहरा नाता है, पुराना नाता है, और यही नहीं, उसे एक गंभीर मामले में सजा भी मिल चुकी है, दागदार छवि। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट उसे रेप केस में दोषी पा चुकी है, ये जो ज्ञान दे रहा है। 2016 के इस रेप और ब्लैकमेल केस में उसे 10 साल जेल की सजा हो चुकी है। जर्जिस अंसारी को, मौलाना को, वो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहा है, लेकिन विवादों में रहने का आदी है। 2022 में एक विवादित बयान को लेकर उसकी काफी आलोचना हो चुकी है, और उसने कहा था कि मुस्लिम महिला चाहे गर्भवती हो, उसे अपनी पति की यौन इच्छाओं को हर हाल में पूरा करना चाहिए। देखिए इसके मंसूबे। उसने ही अपने एक भाषण में पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह यानी जगह बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, सर्वदलीय बैठक बुलाकर परिसीमन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग। जबकि गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पार्षदों ने एक दूसरे की पगड़ी तक उछाल दी। टेरर फंडिंग, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश में 13 ठिकानों पर रेड। शेयर बाजार की बात करें तो आज फ्लैट बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 5 अंक गिरकर 24,072 के लेवल पर आया। रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने फिर से तोड़फोड़ की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हंगामा, काम पर किया हमला, कार पर लाठी डंडों से कार चकनाचूर कर दिया, कार से कांवड़ लगने पर हुआ हंगामा। पुलिस ने मामला शांत कराया है। हर साल कुछ इस तरह का हंगामा होता है, अगर थोड़ी सी भी अगर चूक या गलती से भी अगर छू गई तो पूरे कार को तहस नहस कर दिया जाता है। अभी सुनिए जरा क्या हो रहा है। कल ही यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर से आई मारपीट की तस्वीर को देखने के बाद हिदायत दी थी कि हुड़दंगी कांवड़ियों पर सख्ती बरती जाए। लेकिन उसके बावजूद मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने फिर से उपद्रव किया। कार से कांवड़ टच होने के बाद जमकर तोड़फोड़ शुरू हो गई। कार के आगे पीछे से चौतरफा हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन केस में कोई नामजद नहीं है। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आए, जिन वीडियो की पूरी तरह से जांच की जा रही है और उक्त व्यक्तियों को ठीक से चिन्हित किया जा रहा है। यूपी में कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा देने के साथ साथ उपद्रव करने वालों पर कड़ी नजर रखने का दावा किया गया है, लेकिन मुजफ्फरनगर में इससे पहले भी कांवड़ियों के उपद्रव की खबरें आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिजली विभाग ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है। क्या है ये कदम, देखिए। दुर्घटना ना हो उसके लिए हापुड़ बिजली विभाग की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी खंबे हैं सबको प्लास्टिक से कवर किया जा रहा है।
सावन के महीने में बिजली के खंभों से करंट लगने का डर अक्सर रहता है। ऐसे में कांवड़िये इसकी चपेट में न आ जाएं, इसके लिए हापुड़ बिजली विभाग कांवड़ मार्गों पर लगे खंभों को प्लास्टिक शीट से ढक रहा है। जितने भी हमारे पोल हैं, तार हैं, खंबे हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, सारे सुव्यवस्थित हों, सारे ऐसी जगह पे हों जहां तक कोई कांवड़ यात्री वहां ना पहुंच पाए। बिजली विभाग ने कांवड़ समितियों से अपील की है कि कांवड़ शिविर, भंडारे या कैंप बिजली के खंभों और हाई टेंशन लाइन से हटकर लगाएं, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके। और अब अपराध से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आपके सामने रखते हैं, देखिए। महाराष्ट्र के यवतमाल में चोरों के हौसले बुलंद, 2 ज्वेलरी की दुकानों को इन्होंने निशाना बनाया। करीब 1.5 करोड़ की चोरी की वारदात। बिहार की राजधानी पटना के बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में गोली लगी, नेपाल भागने की तैयारी में था आरोपी। यूपी के कानपुर में पुलिस और गोवंशों के बीच मुठभेड़, 2 अपराधी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। जवाबी फायरिंग में दोनों घायल भी हैं। वहीं सिग्गू बॉर्डर पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की मौत। हिट एंड रन मामले में 2 आरोपी गिरफ्त में। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर आने के बाद उनकी पत्नी आज यूनिवर्सिटी पहुंची और पुलिस वालों को सख्त हिदायत देती हुई कैमरे में कैद। सपा नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर तांजीन फातिमा पहुंची हैं जौहर विश्वविद्यालय। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बाहर कर दिया, यूनिवर्सिटी से बाहर जाने को कहा। तांजीन ने कहा कि बिना कोर्ट ऑर्डर के अंदर नहीं आ सकते, अभी हमारे पास 15 दिनों का समय है। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 विभागों के ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है और इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि आप खुद ही अवैध जो है हिस्सा उसको तोड़ दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। वो तो यूनिवर्सिटी के लिए मंगा दी, तो फिर आप लोग बाहर बैठेंगे, यहाँ हमारे बिल्कुल जाइए। और हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है कि बगैर इजाजत पुलिस यूनिवर्सिटी में नहीं जाए। सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है बस, और मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी 3:30। सब आप लोगों को मालूम है, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के सपनों की यूनिवर्सिटी जमीन पर तो उतर आई थी, लेकिन अब इसे जमींदोज करने की तैयारी चल रही है। मौलाना मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को अवैध करार दिया गया है। दलील की यूनिवर्सिटी ने इसके नक्शे पास नहीं कराए हैं। उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो मौखिक बयान दिया है उसका विश्लेषण करते हुए आरडीए इस निष्कर्ष पर पहुंचाई कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने भवन गिराने का नोटिस भी चस्पा कर दिया है और 15 दिन का समय दिया है। इस बीच यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग सेंटर खोलकर छात्रों को इस निर्देश से अवगत कराने को कहा गया है। प्राध्यापकों से कहा गया कि यहाँ बच्चे अगर आते हैं और ये चूंकि समाचार है इसका कि यूनिवर्सिटी खत्म होगी, तो अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो उनको एक गाइडलाइन के लिए, उनके काउंसलिंग के लिए। यूनिवर्सिटी की दलील है कि जब निर्माण हुआ था तब ये क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं था। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन होते ही इस यूनिवर्सिटी पर गाज गिरनी शुरू हो गई। अब तक इस यूनिवर्सिटी पर कब कब मुसीबत आई है और क्या क्या आरोप लगे हैं, जरा देखिए। ये यूनिवर्सिटी 300 एकड़ में फैली हुई है। अधिकतर लीज की जमीन निरस्त कर दी गई है। अब 40 में से 38 जो भवन हैं अवैध घोषित किए गए हैं। आरडीए यानी कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया है। दावा है कि नक्शा पास ही नहीं है। दूसरा दावा है कि एनओसी नहीं ली गई है। अब 82,309 वर्ग मीटर पर बुलडोजर चलेगा। यूनिवर्सिटी का दावा है कि यह जमीन आरडीए के अधिकार के बाहर है। अब यूनिवर्सिटी को 15 दिनों की मोहलत दी गई है। अगर इसे खुद नहीं हटाया तो 38 भवन गिराए जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 2 भवन बचेंगे। और 1995 आजम खान ने स्थापना इसकी की थी। 2006 निजी विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। आजम खान इसके चांसलर बने। 2017 के बाद यूनिवर्सिटी कानूनी पचड़ों में फंस गई, जिसमें आरोप था कि किसानों की जमीन हड़प ली गई और दूसरा आरोप था कि सरकारी पैसों का इसमें दुरुपयोग किया गया।
तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को गिराए जाने के फरमान के बाद सियासी जमातों ने बीजेपी पर हमला किया है। एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है कि कोई ये आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि आंदोलन समाजवादी पार्टी कोई नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई या कानून का दुरुपयोग होता है, चाहे बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो, वक्फ का कानून हो, वंदे मातरम पे बहस हो, या मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए, अखिलेश यादव जी ना कोई बयान जारी करते हैं, ना आंदोलन की बात करते हैं। विश्वविद्यालयों पे बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर चलाते ना वो जो चंदा चोरी डकैती में है, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो ये बुलडोजर भी आपका कमाल की चीज है, रिमोट साहब के हाथ में, जब मन हो घुमा दो कहीं भी। जो भी व्यक्ति या पार्टी यूनिवर्सिटी नाम की चीज का सम्मान नहीं कर सकती है, उसके बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि वो पूरे देश को अंधी गुफा में ले जाएगी। ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में बढ़ते हैं आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बड़ी खबर है गुरुग्राम से, क्योंकि गुरुग्राम में एक सोसाइटी की पार्किंग में दर्दनाक हादसा हो गया। थार की चपेट में आने से मेड की मौत हो गई। पार्किंग में सो रही मेड पर थार चढ़ गई। रिवर्स करते वक्त थार ने ली मेड की जिंदगी। अंसल वर्सालिया सोसाइटी में हादसा हो गया। हादसे के बाद मेड को अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर्स ने मेड को मृत घोषित कर दिया और जो काम करने वाली महिला है उसके परिजनों ने आरोप लगाया है। शव को वापस पार्किंग में छोड़ने का आरोप है। मेड के परिजनों ने सोसाइटी में हंगामा भी किया। आरोपी महिला से पूछताछ चल रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। ये 3 तस्वीरें। थार ने मेड की जिंदगी छीन ली किस तरह से। अरे वाह, ये पार्किंग वाला एरिया, वो गाड़ी दिख रही है आपको, उधर मेड के जो परिजन हैं हंगामा करते हुए। आगे बढ़ते हैं अब खेल की खबर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खबर, क्योंकि अमेरिका का अटलांटा स्टेडियम कल के सेमीफाइनल में मेसी के नारों से गूंजता रहा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना को जो तोहफा दिया, उसके बाद पूरी रात अर्जेंटीना के प्रशंसक, फुटबॉल प्रेमी जागते रहे, जश्न में डूबे रहे। लेकिन इस जीत का एक भावुक पहलू भी था जो अर्जेंटीना के लोगों के लिए टीस से कम नहीं था। क्या था ये मामला, देखिए जरा। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं। हर कोई इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के खुमार में डूबा हुआ है। शानदार आतिशबाजी और जश्न मनाते लोग। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं, बल्कि अर्जेंटीना ने दशकों पुरानी टीस का भी हिसाब चुकता कर दिया। इंजरी टाइम में मार्टिनेज का गोल पूरे देश के लिए मरहम बन गया और इसके साथ ही लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और झूमने लगे, खुशी से चीखने लगे। अर्जेंटीना के लिए ये 1982 के उस युद्ध का भावनात्मक प्रतिशोध है जिसमें अर्जेंटीना के 649 सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए थे। 39 साल के मेसी, जो कई दशकों से माराडोना की विरासत का बोझ उठा रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दुनिया के महानतम फुटबॉलर ही नहीं, बल्कि अर्जेंटीना की उम्मीदों का अंतिम ठिकाना भी है। अर्जेंटीना के लोग इस पल को कभी नहीं भुला पाएंगे। मेसी के जो फैंस हैं वो जश्न में इस वक्त डूबे हुए हैं और मेसी के फैंस हैं। देखिए, मियामी यूं तो अमेरिका का शानदार शहर है, लेकिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद वो अर्जेंटीना के रंगों से सराबोर इस वक्त हो चुका है। दिखाते हैं आपको, देखिए। ब्यूनस आयर्स से हजारों किलोमीटर दूर मियामी बीच का नजारा वहां से अलग नहीं था। चिलचिलाती धूप में लिटिल ब्यूनस आयर्स आसमानी और सफेद रंगों में रंगा हुआ है। हजारों लोगों की ये भीड़ जीत के जश्न के साथ उस शख्स को सलाम कर रही है जिसने एक बार फिर साबित किया कि वो फुटबॉल के मैदान पर आखिरी जादूगर है। फैंस के चेहरे पर मुस्कान, आंखों में आंसू और जुबां पर मेसी का नाम। हाथों में झंडे थे और हवाओं में वही पुराना गौरव जो अर्जेंटीना की फुटबॉल संस्कृति की पहचान है। लियोनेल मेसी ने रिपोर्टर से जो कुछ कहा वो उनका चैंपियन माइंडसेट दिखाता है। Otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo
los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien te duela, digan lo que digan, y hoy una vez más nos ponemos entre los 2 mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es... चाहे मियामी हो, ब्यूनस आयर्स हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, फुटबॉल फैंस के लिए मेसी इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके हैं। देखिए, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ पहला गोल दाग दिया तो लगा कि 1966 के 60 साल बाद यह टीम दोबारा फाइनल में खेलेगी, लेकिन इंग्लैंड की हार ने उसकी टीम और फैंस को सन्न कर दिया। मैच के बाद ऐसा क्या हुआ कि नॉर्वे के खिलाफ 2 गोल करके हीरो बनने वाले इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर जूड बेलिंगम मैच ने अर्जेंटीना के वेलिंगटन मार्को को थप्पड़ जड़ दिया। रोमांच और एक्शन से भरपूर सेमीफाइनल का ड्रामा मैच के बाद भी खत्म नहीं हुआ। फुल टाइम की सीटी के बाद अर्जेंटीना जश्न मना रहा था तो इंग्लैंड की टीम सन्न थी। इंग्लैंड और उनके फैंस को जो कुछ हुआ उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सेमीफाइनल से बाहर होकर पिच पर अकेले खड़े होकर मैच के नतीजे के बारे में सोच रहे टूर्नामेंट में 6 गोल करने वाले स्टार स्ट्राइकर जूड बेलिंगम को अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी ने सांत्वना दी। वहीं थोड़ी ही दूर पर अर्जेंटीनी स्टार वेलिंगटन बार्को अपने साथी खिलाड़ियों के हडल के साथ जश्न मनाते दिखे। इसी दौरान बार्को ने बेलिंगम से कुछ कहा जो वर्ल्ड कप में हीरो रहे इंग्लैंड के स्टार बेलिंगम को बुरी लगी और उन्होंने बार्को तक जाकर उनके सर पर चपत लगा दी। जवाब में अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। दूसरे खिलाड़ियों ने तुरंत बीच बचाव किया और मामला बिगड़ने से पहले ही शांत करा दिया गया। लेकिन देखिए, सेमीफाइनल में ना मेसी ने गोल किया ना एम्बापे ने, लेकिन सबसे ज्यादा गोल करने और टूर्नामेंट का गोल्डन बूट जीतने की रेस में मेसी ने दूसरे सभी खिलाड़ियों पर बढ़त बना रखी है। इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी के नाम कोई गोल न रहा, लेकिन मेसी के असिस्ट ने अर्जेंटीना के लिए दोनों गोल को गोल्डन बना दिया। वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल मैच के बाद अब अर्जेंटीनी कप्तान मेसी और फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बापे 8-8 गोलों के साथ सबसे आगे हैं। लेकिन गोल बराबर होने की सूरत में असिस्ट यानी गोल के लिए मदद करने वाले पास की गिनती की जाती है। असिस्ट के मामले में मेसी एम्बापे से आगे निकल गए हैं और गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे बढ़त बना ली है। अब फाइनल में अर्जेंटीना की टक्कर स्पेन से है और तीसरे स्थान के लिए फ्रांस की टक्कर इंग्लैंड से होनी है। ऐसे में गोल्डन बूट की रेस में कम से कम आधे दर्जन खिलाड़ी कायम दिख रहे हैं, लेकिन मेसी गोल्डन बूट खिताब के भी सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। मेसी के नाम मौजूदा वर्ल्ड कप में 8 और सभी 6 वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा 21 गोल है। फुटबॉल की दुनिया से एक और ऐसी खबर भी आई जिसने हर फैन के रोंगटे खड़े कर दिए। देखिए, करीब 19 साल पहले जिस बच्चे को लियोनेल मेसी ने अपने हाथों से नहलाया था, अपनी गोद में खिलाया था, आज उसी लड़के ने मैदानी जंग में मेसी को चुनौती दी। Un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la final. यमाल का ये बयान सिर्फ एक खिलाड़ी की इच्छा नहीं बल्कि फुटबॉल इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। फैंस का मानना है कि यमाल इस बयान से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अब उन्हें वो 19 साल पुराना बच्चा समझने की भूल कतई न की जाए। वो अब बड़े हो चुके हैं और मेसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर से सुनिए मेसी को चुनौती वाला यमाल का वायरल बयान। Bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo la final. उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन जज्बा अपने गुरु यानी मेसी को चुनौती। कहानी की शुरुआत साल 2007 से हुई थी। तब बार्सिलोना के 20 साल के युवा स्टार लियोनेल मेसी को दुनिया भविष्य का शहंशाह मानने लगी थी। इसी दौरान एक चैरिटी फोटोशूट के लिए रैफल निकाला गया जिसमें यमाल का परिवार विजेता बना। कैंप नौ के ड्रेसिंग रूम में जब मेसी ने 6 महीने के यमाल को बाथटब में नहलाया तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेसी की गोद में खेल रहा ये बच्चा एक दिन उन्हीं के साम्राज्य को चुनौती देगा। अद्भुत संयोग। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया, लेकिन मैच के बाद का विवाद अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और फैंस ने 44 साल पुराने फॉकलैंड युद्ध की करवाहट को मैदान पर लाकर खेल के मैदान को सियासी अखाड़ा बना दिया। अब अर्जेंटीनी फुटबॉल संघ पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार भी इसी के साथ लटक रही है।
इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच फाइनल सीटी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने अर्जेंटीना के बारको को चपत लगा दी। अर्जेंटीनी खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड की बोतल पर पेनल्टी की तैयारी के लिए सीक्रेट चिट पकड़ ली। बात हद से आगे तब निकल गई जब अर्जेंटीनी फैंस ने 1982 में दोनों देशों के बीच हुए 74 दिनों के फॉकलैंड आइलैंड युद्ध से जुड़े पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। यही नहीं, इसमें अर्जेंटीनी खिलाड़ी भी शामिल हो गए। उन्होंने फैंस से लेकर इन पोस्टर्स के साथ पिच पर जश्न मनाया। फाइनल विसिल बजने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने लास मालविनास सन अर्जेंटीनास लिखा बैनर पकड़कर जश्न मनाया, जिसका मतलब है फॉकलैंड्स आइलैंड अर्जेंटीना के साथ है। फीफा को फैंस और खिलाड़ियों की हरकतें नागवार गुजरी हैं। माना जा रहा है कि इन्हें फीफा की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और अब मनोरंजन से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। रणबीर कपूर की 4000 करोड़ के बजट में बनी रामायण 3D का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा। फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिला है। ट्रेलर का रन टाइम 4 मिनट 15 सेकंड है। जबकि अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर 5 अलग-अलग पोस्टर साझा करके फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सोहम शाह की फिल्म तुम्बर 2 में आलिया भट्ट की एंट्री हो गई है। सोहम शाह ने आलिया के साथ तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। पहली फिल्म को मिली सफलता के बाद मेकर्स ने इस बार बड़े सितारों पर दांव लगाया है। आलिया के अलावा नवाजुद्दीन भी फिल्म में अहम भूमिका में है। फिल्म अगले साल 3 दिसंबर को रिलीज होगी। अभिनेत्री कैटरीना कैफ का 43वां जन्मदिन है। साल 2003 में फिल्म बूम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली कैटरीना ने टाइगर फ्रेंचाइजी, जब तक है जान, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। कैटरीना की नेटवर्थ 250 करोड़ के आसपास है। अब युद्ध से जुड़ी खबर, क्योंकि होर्मुज पर ईरान के दबदबे का खात्मा अब डोनाल्ड ट्रंप का मकसद बन चुका है। कमर्शियल जहाजों पर हमले के बाद से अमेरिकी सेना भयानक हमले करने में लगी हुई है और जंग हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक मोड़ भी लेती जा रही है। ईरान को लगातार 5वीं रात अमेरिका ने अटैक कर दिया। ईरान के मिसाइल, ड्रोन लॉन्चर्स और कोस्टल डिफेंस पर यह अटैक किया गया। ईरान में 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। 300 से ज्यादा जख्मी हैं। हालांकि ईरान ने भी पलटवार किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब दुनिया का सबसे खतरनाक किलिंग जोन बन चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लगातार 5वीं रात ईरान के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला। फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और डेस्ट्रॉयर्स ने ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड्स, ड्रोन साइट्स और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। ग्रेटर चुनब आइलैंड पर किए गए 90 मिनट के मैराथन हमलों ने ईरान की उस सैन्य क्षमता की कमर तोड़ दी जिसका इस्तेमाल वो कमर्शियल जहाजों को डराने के लिए कर रहा था। अमेरिकी हमलों के चलते ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरान में पिछले कुछ दिनों में 35 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। Used to do interviews. All he wanted to talk about is war. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. ट्रंप ने जीत की भविष्यवाणी के साथ ईरान को चेतावनी देते हुए कहा, अगर वो वार्ता की मेज पर नहीं लौटा तो अगला निशाना पावर प्लांट्स और अहम पुल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जितनी भी धमकियां दे रहे हैं, ईरान उतनी ही मजबूती से हमला भी कर रहा है। भारी तबाही के बावजूद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरा पश्चिमी एशिया एक बार फिर जंग की आग में घिर चुका है। अमेरिकी हमलों से भड़का ईरान एक के बाद एक जोरदार हमलों को अंजाम दे रहा है। ईरान ने हमलों की 10वीं लहर को लॉन्च कर दिया और कुवैत के अली अल सालेम और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को निशाने पर लिया। IRGC का दावा है कि कुवैत में पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी, रेडार सिस्टम और ईंधन टैंक्स को मलबे में बदल दिया गया। ये बेस न सिर्फ अमेरिकी एयर डिफेंस का केंद्र है, बल्कि यहाँ से MQ-9 जैसे घातक ड्रोन्स भी ऑपरेट होते हैं। ईरान ने बहरीन में भी सुपर हॉक रेडार को ध्वस्त करने का दावा किया है। हमलों के चलते बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया। जॉर्डन ने 8 ईरानी मिसाइलें मार गिराने की खबर दी। तेहरान ने साफ कहा कि अमेरिकी हमलों का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि सामरिक विनाश के तौर पर देंगे।
अमेरिकी हमलों से भड़का ईरान अब एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जो अमेरिका को मुश्किल में डाल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान के ऑपरेशन चेक पॉइंट, जो दुनिया में महंगाई बम फोड़ सकता है। हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब पर मंडराते खतरे ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान ने हूती विद्रोहियों के साथ लाल सागर को नया रणक्षेत्र बनाने की बिसात बिछा दी है। हॉर्मुज से तेल सप्लाई पहले ही बाधित है। अगर दूसरा चोक पॉइंट भी बंद हो गया तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में तहलका मच जाएगा। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के शीर्ष नेताओं ने साफ कहा, हमले जारी रहे तो बाब अल मंदेब बंद कर देंगे। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब एक साथ बंद होंगे। इससे कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक उछल सकती हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक भयानक आर्थिक झटका होगा। लाल सागर में और तेज करेंगे हमले। सऊदी अरब को घेराबंदी की धमकी। अमेरिका इजराइल के जहाजों को चेतावनी। रॉयटर्स ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि अगर हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है तो बाब अल मंदेब उसका आखिरी और सबसे असरदार रिजर्व कार्ड साबित हो सकता है। खबर अब उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंच से मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक ने कहा कि अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं। ये कांग्रेस के विधायक ने कहा मंच से, जहां मुख्यमंत्री की उपस्थिति थी। कई लोग कहते हैं विपक्षी विधायक के साथ भेदभाव होता है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि बद्रीनाथ विधानसभा में और विधानसभा से ज्यादा काम हो रहे हैं। बीजेपी के हमारे साथी भी बहुत फेसबुक व्हाट्सएप पे जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का करते हैं, लेकिन विधायक का कहना जरा छूट जाता है। मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि योजनाएं सरकार के माध्यम से होती है और यदि जाए तो निश्चित रूप से सबको सही होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप इस भूमि में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना के आए। आप सबसे युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश से रहे हैं, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जोरदार ताली होनी चाहिए और सबसे लंबे समय का आपका शासनकाल है, उसके लिए भी धन्यवाद है। सरकार की तुलना विकास के कामों से होना चाहिए। इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। मुलाकात होगी अब शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में।